हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज की वीडियो देख रहे थे और उन्हीं वीडियो में मैं पिछले वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर चुका हूं। आज बच्चों अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसको? अनुनाद प्रभाव को पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो इसका दो नाम हो गए बच्चों। एक तो क्या हो गया यहां से रेजोनेंस इफेक्ट नाम हो गया और दूसरा यहां से इसका कौन सा नाम हो गया? मेजोमेरिक इफेक्ट नाम हो गया। अब याद करो, जैसे इंडक्टिव में पहला अल्फाबेट आई था तो आई प्रभाव कहा था उसको। यहां पहला अल्फाबेट रेजोनेंस में आर है तो कौन सा इफेक्ट कह रहे हैं? आर इफेक्ट कह रहे हैं। जबकि यहां मेजोमेरिक में पहला अल्फाबेट एम है तो इसको दूसरा नाम क्या दे रहे हैं बच्चों? एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट नाम दे रहे हैं। क्लियर यहां तक की बात? तो बच्चों इस वीडियो में अपन डिटेल वाइज रेजोनेंस इफेक्ट को सीखने वाले हैं। अब जो वीडियो रहेंगी वो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कब कब रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस कितने प्रकार का होगा, इन सभी बातों को आने वाली वीडियो में और इस वीडियो में अपन अच्छे से विद कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों, आज अपन इस वीडियो में ना अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट को सीखते हैं। क्लियर है बच्चों? सुनो तो फिर। सबसे पहली बात बच्चों, एक जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट ये कह दूं क्या कि जो अनुनाद प्रभाव है ना, ये अनुनाद प्रभाव एक प्रकार का कौन सा प्रभाव है बच्चों? स्थायी प्रभाव है। मतलब है ये कौन सा इफेक्ट था? परमानेंट इफेक्ट था। ये परमानेंट इफेक्ट है। ये लो, मतलब हो गया ना तो हो गया। और अगर आपको याद हो ना तो मैंने परमानेंट के दो भाग किए थे, सॉरी 3 पार्ट किए थे मैंने। पहला कौन सा था अपने पास? इंडक्टिव। फिर कौन सा था? रेजोनेंस ही तो था। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और है, उनको आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात जो इसका पॉइंट है, ये कैसा प्रभाव है बच्चों? एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है, परमानेंट इफेक्ट है। अब आगे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मान लो बच्चों अपने पास ये स्थिति है कि अपने पास सबसे है बेंजीन। ये लीजिए, नाम क्या इसका? इसका नाम सभी बच्चे जानते हैं, बेंजीन है। और बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो है C6H6। कर दिया मैंने मेंशन ऐसे। अब बच्चों क्या होता है कि बेंजीन में ना अनुनाद होता है। अब उस अनुनाद को दिखाते कैसे हैं? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां। तो अपने पास एक कंडीशन आती है और उस कंडीशन को मैं बना रहा हूं फिर से। ये लीजिए, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां बॉन्ड बना, और जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां बॉन्ड बना, और इसके इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बना। क्या फिर से यहां अनुनाद हो सकता है? बिल्कुल सर हो सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, तो फिर से ये संरचना बन के आएगी, फिर से ये स्ट्रक्चर बन के आएगी। तो फिर इससे क्या होगा? उससे ये स्पष्ट हो रहा है बच्चों क्या कि ये डबल बॉन्ड एक जगह स्टेबल है कि पूरी रिंग में रोटेट कर रहे हैं। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये लगातार रोटेट करते रहते हैं, ये लगातार दोलन करते रहते हैं और ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के गतिज साम्य में रहते हैं। ये बात बताई थी कैकुले ने और इन सभी बातों को अपन डिस्कस करने वाले। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैं 3 एरो बनाऊंगा कुछ ऐसे, और ये 3 एरो क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझना है। ये 3 एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस रिंग में, इस रिंग में आपके पास क्या घूम रहा है? आपके पास ये घूम रहे हैं। ये लो, मतलब है ये ऐसे बताना चाह रहा है कि इस रिंग में डबल बॉन्ड लगातार पूरी रिंग में चक्कर लगाते जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो जो ये रिप्रेजेंट करता है ना, इसको नाम दिया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, नाम दिया जाता है।
क्या नाम दिया जाता है बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड नाम दिया जाता है, जिसको हिंदी में अगर मैं कह दूं तो इसको नाम देंगे अनुनाद संकर नाम देंगे। ये लीजिए, ठीक है यहां तक। जबकि दूसरी बात, यहां से और यहां तक की जो संरचनाएं हैं इनको नाम दिया जाता है रेजोनेटिक या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। ये लीजिए, तो यहां रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो कितनी बनी? 2। रेजोनेंस हाइब्रिड कितना बना? 1। और ऑलवेज रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा एक ही बना करेगा बच्चों। क्लियर यहां तक? तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट। यहां कुछ रेजोनेंस उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ वो धीरे धीरे सीख लेंगे अपन सारा। यहां 2 संरचना बनी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, फिर पता लगा कि ये डबल बॉन्ड लगातार रिंग में घूमते जा रहे हैं, तो ये संरचना बनाई रिंग में घूमने वाला, घूम रहे हैं तो क्या बना? रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर यहां तक की बात? चलें आगे, तो सुनो, नेक्स्ट जो बात मैं कहूंगा ना बच्चों, उसको समझना है। अपने पास ना रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस तो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बच्चों बंध बनते हैं। एक बार तो बंध बनते हैं, बंध बनते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस रहता है वो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये लो, इस प्रोसेस में जो बंध होते हैं वो बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। और ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करोगे क्या कि जैसे मैंने ये संरचना बनाई, तो मैं नंबरिंग कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। 1 2 3 4 5 और 6। अभी अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि यहां डबल बॉन्ड कहां कहां और कौन कौन से कार्बन के मध्य है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर 1 और 2 के मध्य। क्लियर है बात? 3 और 4 के मध्य, 5 और 6 के मध्य। तो बात को समझना। अगर मैं इधर भी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो क्या यहां बच्चों 1 2 के मध्य डबल बॉन्ड था? बिल्कुल है। लेकिन यहां 1 2 के मध्य डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब क्या ये डबल बॉन्ड टूट चुका है? बिल्कुल। जबकि मैं आपसे कहूं क्या 2 और 3 के मध्य डबल बॉन्ड है? नहीं है। लेकिन यहां 2 और 3 के मध्य डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहां डबल बॉन्ड बना है। तो जब यहां से यहां आए तो 1 और 2 के मध्य का बॉन्ड तो टूटा है और 3 और 4 के मध्य का बंध बना है। आगे सोचो, 3 और 4 के मध्य बॉन्ड है, लेकिन यहां 4 और 5 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच का बॉन्ड तो टूटा है और 5 और 6 के बीच में, सॉरी 3 और 4 के बीच टूटा है और 4 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बना है। इधर देखोगे तो 5 और 6 के बीच में है, लेकिन यहां नहीं है। तो 5 और 6 के बीच का बॉन्ड टूटा है और 6 और 1 के बीच में नहीं है, तो यहां 6 और 1 के बीच में बना है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है या जब भी आप अनुनाद वगैरह रेजोनेंस वगैरह शो करोगे मॉलिक्यूल में, तो वहां बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। और मैं यही बात लिखा है बच्चों, मैंने यही बात आपको लिख के दिखाई है। यहां क्या लिखा है देखना अच्छे से, मैंने यही तो लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? कि बंध बनते हैं और बंध टूटते हैं। अब होता क्या क्या है उसको समझो। जब भी बच्चों ना बंध बनते हैं तो ऊर्जा एनर्जी का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और जब भी एनर्जी का उत्सर्जन होगा ना, तो उस तंत्र की जो भी है वो, उस तंत्र की ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। आगे बात समझ में? क्या कहा है? मान लीजिए बेंजीन यहां पड़ा था, ये लो था बेंजीन यहां, तो ये तंत्र हो गया अपने पास। ये बीकर है, बीकर एक सिस्टम का कार्य करेगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स।
अब जैसे इससे ऊष्मा बाहर निकल रही है, ये लो, तो इस तंत्र की खुद की ऊष्मा में क्या आएगी, फिर कमी आएगी। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि तंत्र की ऊष्मा में क्या होगी, यहां कमी होगी। अब जब तंत्र की ऊष्मा में कमी होगी तो एक बात बताना मुझे आप बस, क्या कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो अभी आपने ना खाना खाया, और जब आपने अभी खाना खाया तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन मैं कहूं कि आप दौड़ के जाओ और दौड़ के जाके और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ, ऐसा ना इमेजिनेशन ऐसे ही बस। और जब वहां ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आप दौड़ के जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, क्या जैसे आप काम करोगे तो क्या आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी? तो आप मान लो तंत्र हो, तंत्र के पास पहले बहुत सारी एनर्जी थी, फिर बंद बने, बंद बनते ही ऊर्जा का क्या हुआ, उत्सर्जन। जब हम दौड़ रहे हैं तो ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। तो उस तंत्र की खुद में ऊर्जा में क्या आई, कमी। तो जब अपने खुद में ऊर्जा की कमी आएगी तो अपन दौड़ते रहेंगे, कहीं बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। और जब बैठ जाओगे तो आप स्टेबल हो कि नॉन स्टेबल हो, स्टेबल होगे। तो जब भी एनर्जी में कमी आ जाती है तो स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो यहां बात करूंगा, जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये लो, अब मैंने क्या कर रखा है बच्चों, वो सुनो। मैंने ना ऐसे पकड़ रखा है इसको, इस कलम को पकड़ रखा है, और मान लीजिए दूसरे सर आगे, उनको भी यहां पढ़ाना है और हमारे पास एक ही कलम है, आ रही बात समझ में? तो वो फोर्स लगाएंगे, वो बहुत सारी एनर्जी लगाएंगे कि इस कलम को छोड़ छोड़ छोड़। जैसे ये छूटेगा तो क्या मेरा जो बॉन्ड था इस कलम के साथ वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उन्होंने बाहर से एनर्जी वेस्ट की है क्या? बिल्कुल उन्होंने एनर्जी दी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, वो पूरी ताकत लगा रहे छुड़वाने की इसको, कि हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है, अब छोड़ इस कलम को। मैं नहीं छोड़ पा रहा, वो पूरी ताकत लगा रहे, पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको तोड़ना होता है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे सुनो, अभी आपके पास यहां पात्र में जल भरा है, और जल में HOH का बॉन्ड होता है क्या? और इस बॉन्ड को तोड़ना है तो शायद आपको जल को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उस 100 डिग्री सेल्सियस पर HOH का बॉन्ड ब्रेक होता है, फलस्वरूप पानी उबलना प्रारंभ कर देता है। क्लियर यहां तक? तो ओवरऑल अगर आपको बंद तोड़ना पड़ा तो बाहर से आपको गर्म करना पड़ा, ऊर्जा देनी पड़ी है इसको, बस मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो सुनो फिर इस बात को, जब ये बात आप समझ चुके हो तो सुनो इस बात को, क्या ऊर्जा का जब बंद टूटेंगे तो ऊर्जा का क्या होने वाला है, अवशोषण होने वाला है। और ऊर्जा का जब अवशोषण होगा तो तंत्र की ऊर्जा में क्या आएगी, अधिकता आएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप रेस्ट हो गए, फिर से एनर्जी मिली, फिर से दौड़ना प्रारंभ कर दी, तो आप स्टेबल हो कि नॉन स्टेबल हो? नॉन स्टेबल हो। तो यहां जो स्टेबिलिटी फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, डिक्रीज रहेगा। क्लियर है? और ये दो कॉन्सेप्ट ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या क्या कहा है मैंने, कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन से तंत्र की ऊर्जा में कमी, कमी आती तो क्या बढ़ता है, स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते हो तो तंत्र की ऊर्जा का अवशोषण करता है और तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, और बढ़ती है तो स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या यहां से आप एक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं कर पाए? वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्थायित्व की बात की जाए, तो स्थायित्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को अगर आप बढ़ा दिए स्टेबिलिटी कम, ऊर्जा को अगर बढ़ा दोगे स्टेबिलिटी कम, ऊर्जा को कम कर लोगे स्टेबिलिटी अधिक। तो ये जो स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो रिलेशन आएगा, वो रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। अगर ये बढ़ा दोगे तो स्थायित्व क्या रखेगा, कम रखेगा। अब एक बात बताओ मुझे, मैं हमेशा कहता हूं आपको, पूरी केमिस्ट्री में और ह्यूमन बीइंग के जीवन में सब स्टेबल होना चाहते हैं, बस सारे के सारे स्टेबिलिटी के पीछे लग रहे हैं। और जब सारे स्टेबिलिटी के पीछे लग रहे हैं ना, तो सब क्या चाहते हैं, ऊर्जा में क्या आ जाए,
कमी, ऊर्जा में कमी आएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। बस इसके पीछे लग रहे हैं ये सारे के सारे। क्लियर है बात यहां तक? तो सुनो, इसको लिखो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे, तब आगे की कहानी सुनो। अब नेक्स्ट बात मैं क्या कह रहा हूं कि अनुनाद में आपको पता लगा, जैसे मैंने बेंजीन में बताया कि बंध बनते हैं और बंध टूटते हैं। तो मैं एक बात और कहूंगा कि रेजोनेंस अनुनाद में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। ये लो, इसे ओवरऑल प्रोसेस में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है। पहला हो गया कौन सा, स्थायी प्रभाव है। ये दूसरा पॉइंट रहने वाला है इसका, और इस दूसरे पॉइंट को अच्छे से समझना है। क्या कहा है? अनुनाद, पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है, रेजोनेंस में बंध टूटते भी है और बनते भी हैं। और इस ओवरऑल प्रोसेस में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मतलब ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आ गई। क्लियर है बात? और जब ऊर्जा में कमी आ गई तो स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो मैं कहूं पूरी बात कि अनुनाद के कारण ऊर्जा में तो कमी, और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो स्थायित्व में अधिकता आएगी। क्या स्थायित्व बढ़ेगा? क्या बिल्कुल बढ़ेगा। अब मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि जो बेंजीन वगैरह है ना, ये बेंजीन रेजोनेंस क्यों दर्शाना चाहते हैं? सर कह देते हैं कि बेंजीन अनुनाद होता है। अरे ऐसी क्या आफत आ गई इसको यार कि ये अनुनाद शो कर रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इसको बंद तोड़ने पड़ रहे हैं, बंद बनाने पड़ रहे हैं? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा ना। और वो रीजन ये है कि जब यहां बंद बनते हैं, जब यहां बंद टूटते हैं, तो इस ओवरऑल प्रोसेस में, इस कंप्लीट प्रोसेस में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिससे ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। और कमी आएगी तो क्या बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। अब आपसे कोई पूछे कि बेंजीन अनुनाद क्यों दर्शाता है, तो आपको यह कहना है क्योंकि अनुनाद से क्या बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। तो पॉइंट क्या बना कि अनुनाद के कारण पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है, तो क्या बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। और इसी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए सभी मॉलिक्यूल क्या दर्शाना चाहते हैं, अनुनाद दर्शाना चाहते सब है। अब किन किन में होगा उनको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी उनको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्लियर है बच्चों? तो मैं फिर से कह रहा हूं, अनुनाद मॉलिक्यूल्स द्वारा इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि इसमें क्या बढ़ता है, स्थायित्व क्यों बढ़ता है, लिख रखा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट को मैं बेंजीन वाली संरचना से समझाता हूं। देखो इधर, जब बेंजीन अपन ने दिखाया ना तो ये कहा अपन ने, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रियल होता है। ये तो क्या होता है, रियल फिनोमिना होता है। रियल फिनोमिना मतलब एक प्रकार की वास्तविक परिघटना है। मतलब सबको पता है, क्या पता है, इस बात को ना सोच भी सकते हैं अपन कि बेंजीन में अनुनाद है तो इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं। क्या बिल्कुल घूम रहे हैं। और जब घूम रहे हैं ना तो यह घटना एक प्रकार की वास्तविक घटना है। इस बात को अपन कह सकते हैं कि हां ऐसा हो रहा है। लेकिन जब यहां देखो तो थोड़ा इमेज ही तो कर रहे हैं।
कि उसके बंद के इलेक्ट्रॉन वहां, उसके वहां, उसके वहां, सारा इमेज करना पड़ रहा है। तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मतलब है इनको सिर्फ इमेज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा अपन को। आ रही बात समझ में? तो मैं फिर से कह रहा हूं क्या, कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होंगी वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि अपन सिर्फ इमेज कर सकते हैं कि यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे होंगे, यहां जा रहे होंगे, यहां जा रहे होंगे। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। तो ये कैसा फिनोमिना हो गया? रियल फिनोमिना। और ये कैसा हो गया? हाइपोथेटिकल फिनोमिना। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनेगा, उस नेक्स्ट पॉइंट को मैं लिखता हूं बच्चों, क्या लिखूंगा ध्यान से समझना है। क्या कह रहा हूं? ये लो कि अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचनाएं, संरचनाएं कैसी होती हैं? हाइपोथेटिकल होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं। जबकि कौन है अपने पास? अनुनाद संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है बच्चों? रियल होता है, वास्तविक होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं अच्छे से। सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा ना वो ये रहेगा, इमेज करना है थोड़ा सा पहले सारा। मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन है ये? कार्बोनिल कंपाउंड। जस्ट मैं मेंशन करता हूं, ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस कार्बोनिल कंपाउंड की मैं दो कैटेगरी बना दी। ये लो बना दिया मैंने इसे। ये कैटेगरी ए होगी और ये कैटेगरी कौन सी होगी? बी होगी। चलेगा यहां तक? अब बात को समझना है। अब आप बताओ, कार्बन में ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन सा? पाई बॉन्ड। तो पहले कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। तो मुझे इतना बता दो, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे? अब ये तो आपको पता था, क्योंकि बहुत बार मैं भी कह चुका हूं, बहुत बार आपके सर भी कह चुके होंगे जो आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। तो ये तो आपको पता है, लेकिन मैं तो कंडीशन से बना रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं तो वो बनाऊंगा बस। तो सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि यहां कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आगे सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां चले गए, सिर्फ इमेज कर रहे हैं अपन कि जब ऐसा हुआ तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर एक ही बात कहूंगा कि ये प्रोसेस तो सही होता है और ये प्रोसेस करना गलत होता है। ये लीजिए, ये मेन कहानी है। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एक बात और कह गया। फिर क्या कह गया? कि इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये उसका फीचर है, ये उसका गुण है। तो यार गुणों के विपरीत कोई जाता है क्या? पॉसिबल नहीं है। आपका नेचर मान लो ज्यादा पढ़ने का है तो आप ज्यादा पढ़ोगे, आपका नेचर कम पढ़ने का है तो आप कम पढ़ोगे, ये आपका नेचर है। तो नेचर के विरुद्ध कोई जाता नहीं है। नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं तो प्रकृति का नाश हो रहा है, सबको पता है ये बात। तो नेचर के विरुद्ध तो जा नहीं सकते। तो इसका नेचर है En ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और जब खींच सकता है तो चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो रेजोनेंस ने एक बात कही, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, रेजोनेंस ये लीजिए, रेजोनेंस के अनुसार कैसा एटम है? मोर En एटम, मोर En एटम। और मोर En एटम में कैसा चार्ज रखता है? नेगेटिव। मतलब मोर En एटम में कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव चार्ज रखेगा। जबकि कौन सा एटम है? लेस En एटम, लेस En एटम में कैसा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ यहां से कि मोर En एटम तो नेगेटिव चार्ज और लेस En एटम कैसा रखेगा? पॉजिटिव चार्ज।
क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में भी है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां गुणों के अनुसार काम हो रहा है, प्रॉपर्टीज के अनुसार काम हो रहा है कि इसकी ईएन ज्यादा है तो ये चार्ज नेगेटिव रखेगा, रख सकता है, इसके पास व्यवस्था है रखने की, तो ये प्रोसेस सही हो गया। जबकि यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव आएगा कि रे? क्यों आएगा रे? क्यों? क्योंकि यहां इसकी ईएन ज्यादा है, इसके नियमों के वादों के खिलाफ काम हो रहा है। ये कर देगा मना, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे नियमों के खिलाफ है, ये मेरे करैक्टर के खिलाफ है, जो मेरी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं उनके खिलाफ है सारा का सारा। तो हमेशा याद रखना है कि रेजोनेंस क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो चार्ज कैसा रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्लियर यहां तक की बात? अब इस बात को ना मैं आगे एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। क्या कि मान लो ये कंडीशन है, ये लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, मान लिया ऐसे। अब जब सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, तो कार्बन नाइट्रोजन में एन किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो भाई साहब ये गुणों के खिलाफ रहेगा, यहां से यहीं आएगा, ये यहां चार्ज नेगेटिव रहेगा और यहां चार्ज पॉजिटिव रहेगा, तब तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। अगर इसको दे दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा भाई, नियमों के खिलाफ काम हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया है? अब इस वीडियो में बच्चों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे अपन रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप उनको देखने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप रेगुलर वॉच करें, हम यही चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सुनो, आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। आप आते हो, देखते हो, शेयर नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो।